सबसे पहले चर्चा लगभग 40 साल पुराने उस मामले की जिस मामले में आज का फैसला जो सरकार के सामने आया वो हेडलाइन बना हुआ है। चर्चा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सुनने से मना कर दिया जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को अब नहीं सुनेंगे। तो फैसला यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रह गया। बोले इसको अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। था क्या ये मामला, अब हम उस पर चलते हैं। बोफोर्स असल में है क्या? असल में बोफोर्स एक तोप है, 155 mm की हॉवित्जर तोप है। ये तोप जो आप देख रहे हैं, ये तोप स्वीडन की एक कंपनी से खरीदी गई थी। उस कंपनी का नाम था एबी बोफोर्स। इस तोप जिसके मतलब 155 mm गोला साइज जो था, इसे भारतीय सेना के लिए 1980 के दशक में खरीदा गया था। ये स्वीडन की कंपनी थी। सामान्यतया दुनिया भर के देशों में यह होता है कि जब कोई भी डिफेंस डील हो रही होती है तो लॉबिंग हो रही होती है डिफेंस के लिए। जैसा आज भी आप देखते हैं कि भारत के पास राफेल है तो चाइना वालों ने उन्हें कितना नीचे गिराने का प्रयास किया, अमेरिका वाले F-35 बेचने के लिए तो सुखोई के लिए रशिया वाले, सारी तरह से लॉबिंग चलती है क्योंकि कुछ ही आइटम्स को हजारों करोड़ रुपए में बेचा जा सकता है। यह दौर 1980 के दशक का था और उस समय पर 1400 करोड़ भी बहुत होते थे। उस समय भारत को तोप खरीदनी थी क्योंकि भारत की जो तोप थी वो पारंपरिक तोप, थोड़ी छोटे साइज के गोले फेंकने वाली थी। उस समय की दुनिया में 155 mm की तोप का ज्यादा प्रचलन चल रहा था जो कि 25 से 30 किलोमीटर दूर तक गोला फेंक सके। आर्टिलरी के अंदर गोले जो बॉर्डर पर फाइट के दौरान काम आ सके, ऐसी तोप का प्रोक्योरमेंट होना था, खरीदनी थी। दुनिया भर के तमाम देश अपनी अपनी तरफ से प्रदर्शन करेंगे कि साहब हमसे खरीद लीजिए। लेकिन उस समय जो अच्छी डील दे दे, अब अच्छी डील क्या है? कोई सस्ते में खरीदने का अवसर दे दे या फिर उसको आपको पहुंचाने में कोई लॉबिंग कर जाए। मतलब आपके पास कोई दलाल ऐसा हो जो ये कहे कि इतने का सौदा है, इतना रुपया आपको मिल जाएगा। आज भी जब आप राहुल गांधी जी को राफेल के मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते देखते हैं, मोदी सरकार पर, तो यही तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कहा जाता है कि इन्होंने इतने करोड़, इतने बिलियन डॉलर के राफेल खरीदे और हो सकता है कि उन सौदों के अंदर सरकार से सरकार के हुए बीच में इस एग्रीमेंट में कोई दलाली हुई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उनके ऊपर भी यही आरोप लगे, उनके पिताजी जो थे राजीव गांधी जी, उन पर यही तो आरोप था कि उन्होंने इस पूरे काम में, जो तोप खरीदी थी उस काम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया था। इसी के चलते उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी, सोचिए इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद राजीव गांधी जी सत्ता में आते हैं, 404 सांसद उनके समर्थन में होते हैं और वो सरकार 5 साल के भीतर भीतर, इवन 5 साल से पहले ही, बिल्कुल मध्यावधि 1986 के आसपास ही इस स्थिति में पहुंच जाती है कि ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। खैर, इस तोप की खासियत ये थी कि इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम था, मतलब कि गोला अपने आप से भर लेती थी। अब ऐसे में इसने अपनी जब करतब दिखाए, जिस तरह से इसकी काबिलियत रही, उसके हिसाब से तोप में दिक्कत नहीं थी। तोप के खरीदने में जो पैसा पे किया गया था उसमें रिश्वत और भ्रष्टाचार का मामला था। इस तोप ने 1999 की कारगिल जंग के अंदर अपना मतलब दिखाया है, कैलिबर दिखाया है। अब आते हैं इस मामले को जुड़ी हुई राजनीति से लेकर के। तो साहब, इस तोप को खरीदने को लेकर बातचीत चली कि 155 mm की तोप खरीदनी है। एबी बोफोर्स नाम की जो कंपनी है स्वीडन की, उससे खरीदनी है। 1986 में एक समझौता होता है और कहा जाता है कि 1437 करोड़ रुपए में भारत 400 हॉवित्जर तोप खरीदेगा, कुछ इस प्रकार की। इन तोपों को क्या है ना, ट्रक से पीछे बांध करके जहां चाहो ले जा सकते हो, बॉर्डर पर पहुंचा सकते हो। गोले ये खुद से अपने अंदर ऑटोमेटिक लोड कर लेती है 24 किलोमीटर तक। इवन थोड़ा हल्का गोला मतलब वो रहे तो कुछ विशेष प्रकार के गोलों के लिए 30 किलोमीटर तक की रेंज में गोला फेंक सकती है। तो हुआ ये कि 86 में ये समझौता हो गया। अब ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहां पर पत्रकारिता भी कुछ ज्यादा अच्छी होती है। यहां पर मतलब लोगों के बीच में संवाद काफी अच्छे रहते हैं। तो उस दौर की बात है कि 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने एक दावा कर दिया कि बोफोर्स ने रक्षा सौदा हासिल करने के लिए कुछ भारतीय राजनेताओं को रक्षा सौदे के अंदर कुछ रिश्वत और कमीशन दिए। कहां मामला उजागर हुआ? स्वीडन के किसी अखबार ने, समाचार पत्र ने रेडियो चैनल पे यह जानकारी जाहिर कर दी। स्वीडिश रेडियो में यह बात जैसे ही आई, अगले दिन भारत के प्रमुख अखबारों की हेडलाइन बन गई। हेडलाइन बनी, भारत में उस समय द हिंदू के अंदर चित्रा सुब्रमण्यम करके पत्रकार थी, उन्होंने स्वीडन से प्राप्त दस्तावेजों को द हिंदू में प्रकाशित करना शुरू किया और चर्चा होना शुरू हुई कि कौन से वो रिश्वत के पैसे हैं, किसको दिए गए। अब यह जानकारी जुटाना है। अब आप सोचिए कि एक दिन के भीतर भीतर 86 में सौदा हो गया था, 87 में आइडिया बाहर निकला, 87 के अंदर आते आते यह मामला हेडलाइन बनना शुरू हो गया। रिश्वत के आरोप लगने लगे। कहा गया कि लगभग 64 करोड़ रुपए
का रिश्वत भुगतान दिया गया है। और यह बोफोर्स कंपनी के माध्यम से ही भारत के अंदर कुछ रक्षा अधिकारी, राजनेता और कुछ मिडिलमैन के द्वारा पहुंचाया गया है। और उस समय पर यह बात निकलकर बाहर आई। भारत सरकार से पूछा, भारत सरकार मना कर गई कि हाँ, हमने तो कुछ नहीं लिया, जो अक्सर होता है। तो ऐसे में यह पैसा किन लोगों का था, कहां से आया, यह सवाल बड़ा बनने लगा। राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उस दौर में राजीव गांधी जी के ऊपर जब सवाल उठने लगे कि साहब हमने रक्षा सौदा किया और पैसा कोई ले लिया, तो सबसे पहले तो सरकार के ऊपर आरोप आता है। सरकार पर आरोप आया तो उस समय पर एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम बी शंकरानंद कमेटी थी, जिसने जेपीसी का गठन किया। और जेपीसी ने 18 जुलाई 1989 में अपने संसद में रिपोर्ट पेश कर दी कि साहब इस प्रकार से हमें लगता है कि यह सब हुआ है। लेकिन उस रिपोर्ट से कुछ हुआ नहीं। इसी बीच में राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो उन्हीं के एक मंत्री वीपी सिंह जी थे जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब रक्षा सौदा हुआ हो तो रक्षा मंत्री पर सबसे ज्यादा आंच आएगी, तो उन्होंने अपनी तरफ से इस बात में क्लैरिटी देते हुए सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि सरकार जांच क्यों नहीं कराती कि किसने आफ्टर ऑल ये घोटाला किया है। उनका मंत्रालय बदल करके दूसरा वित्त मंत्रालय कर दिया गया। वीपी सिंह जी इस मामले को लेकर बड़े मुखर हो गए और उन्होंने पार्टी में रहते हुए ही पार्टी के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए और विपक्ष में जाकर शामिल हो गए कि नहीं साहब, जांच तो करनी चाहिए, किसने ये मामला किया, किसके पास पैसा गया, पता तो चले। वीपी सिंह जी ने जब इस मामले को बड़ा बनाया तो उनके साथ बना हुआ जन मोर्चा एक बड़ा मोर्चा चलता चला गया और विपक्ष बहुत तरह से हमलावर होता चला गया। 1989 के चुनाव होते हैं और वीपी सिंह चुनाव जीतते हैं और उनके केंद्र नेतृत्व में वीपी सिंह की सरकार बन जाती है। ये वही वीपी सिंह है जो कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो मंडल कमीशन वाली जो आप बातें सुनते हैं वो उन्हीं के दौर में आई हुई बातें हैं। ठीक है, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, इस तरह के नारे लगने लगे। और 1989 में जो 404 लोकसभा सीट पाई हुई 1984 की कांग्रेस थी, वो 193 सीट पर आकर के सिमट जाती है। कांग्रेस 211 सीटें हारती है। उस समय की राजनीति में यह बड़ा मामला निकल कर आता है। सरकार वीपी सिंह की होती है, सीबीआई मामला दर्ज करती है और सीबीआई उस समय बोफोर्स के प्रमुख मार्टिन अरबंडो, साथ में बिचौलिए विन चड्डा और हिंदुजा भाइयों समेत इनके खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। सीबीआई जिसकी सरकार उसकी सरकार। इसी बीच में इटालवी कारोबारी थे क्वात्रेची, उनका नाम निकल कर आता है कि बोले इस सौदे के अंदर जो भुगतान था ना वो क्वात्रेची के थ्रू आया था, कई बैंक खातों में आया और बैंक खाते स्विट्जरलैंड के अंदर थे। मतलब कि ये पूरी तरह से पैसे को स्विस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। क्वात्रेची के बैंक खातों के पास की जानकारी जब बाहर निकलकर आना शुरू हुई तो क्वात्रेची भारत छोड़कर 1993 में गायब हो लिया। अब इसकी तलाश में तो जांच एजेंसी जा ही रही है, साथ ही साथ स्विट्जरलैंड की सरकार से भी बात चल रही है कि साहब कम से कम खातों के दस्तावेज बता दो कि किसका पैसा क्या है। और स्विट्जरलैंड की बैंक में ये वो होता है कि वो बताते नहीं अकाउंट डिटेल किसकी क्या है। तो वहां की कोर्ट में यह मामला चलना शुरू हुआ। 1997 में जाकर स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने 500 से अधिक पन्नों के दस्तावेज भारत सरकार को सौंपे कि किसके अकाउंट में क्या पैसा है। तब तक सेटलमेंट हो लिया। सीबीआई 1999 में जाके चार्जशीट दायर करती है। पहली चार्जशीट, मामला 1986 का, पहली चार्जशीट 1999 में जाकर बाहर आती है। उसमें विंचड्डा, क्वात्रेची, उस समय के रक्षा सचिव एसके भटनागर, मार्टिन अरबडो और बोफोर्स कंपनी को आरोपी बना दिया गया। इन सभी में से सीबीआई के हिंदुजा भाई श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश चंद हिंदुजा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सीबीआई ने दायर कर दी। इसी बीच में अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ता है। अमिताभ बच्चन क्योंकि राजीव गांधी जी के कर्म प्रिय मित्र थे, 1984 में कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने थे। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन का नाम भी इसमें जुड़ने लगा। हालांकि वो बाद में इस चर्चा को खत्म कर दिया गया, लेकिन हां, चूंकि मित्र थे तो उनके ऊपर आरोप लगा कि हो सकता है कि ये भी स्वीडिश परिवार के साथ मिलकर के किसी ना किसी प्रकार से इस केस में बने रहे हों। खैर, 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी और उनके अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप को कैंसिल कर दिया कि नहीं, आप लोगों ने नहीं लिया था। सीबीआई 13 साल चली इस लंबी जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत सामने नहीं ला पाई। अदालत ने एबी बोफोर्स कंपनी के खिलाफ दस्तावेजों में कथित जालसाजी से जुड़े आरोपों को अलग रखा और कानूनी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दे दिए। तो 2004 में राजीव गांधी जी आरोपों से मुक्त हो गए, जबकि वो थे नहीं उस समय तक। ऐसी स्थिति में 2005 का मामला आता है। हिंदुजा भाइयों और उनके अन्य आरोपी जो साथी थे उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खत्म दिल्ली हाईकोर्ट में कर दिया जाता है। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला दायर किया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2026 को रद्द कर दिया है कि नहीं भाई, अब कोई मामला सुनने लायक नहीं बचा है। भाई क्यों नहीं बचा है? क्योंकि जिस कारोबारी के ऊपर आरोप था क्वात्रेची, सीबीआई ने लंबे समय तक क्वात्रेची को भारत लाने के तमाम प्रयास किए। वो भागता रहा, कभी मलेशिया कभी अर्जेंटीना, सरकार उसका प्रत्यर्पण नहीं करा पाई और 2013 में क्वात्रेची खुद मर गया। तो जिस आदमी ने पैसा दिया वो मर गया, जिसकी सरकार गई वो अब नहीं है।
इस पूरे खेल के अंदर जितने लोग जिम्मेदार थे वो सब कहीं ना कहीं गवाह जो हैं वो खत्म होते चले गए। ऐसे में कोर्ट ने जो मामला था हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ, वो 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो केस किया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस कर दिया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के मामला यह है कि ये 4522 दिनों की जो कोर्ट में चली जांच थी, सीबीआई की ओर से हुई देरी के कारण फाइनली इस केस को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई की अपील थी बोफोर्स केस के अंदर, उसको खारिज कर दिया। कहा कि आप लोगों के द्वारा इतने दिनों में 40 साल में, लगभग 4 दशक के अंदर अब तक आपके द्वारा कोई भी ठोस प्रूफ लाकर इसमें नहीं सौंपा गया है, तो इस मामले को चलाने का कोई भी तर्क नहीं बचता। पहला, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई दूसरा विदेशी दस्तावेज जो इस बात को प्रमाणित करे वो नहीं है, आरोपी और पैसे के बीच का संबंध नहीं है, पैसे हैं ये पता है, और देरी से केस कमजोर हो चुका है, तो अब सजा का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि सीबीआई अपने स्तर पर फिर भी प्रयास करती रही। 2017 में उसने कहा कि साहब हमारे पास एक अमेरिकी व्यक्ति माइकल हर्शमैन से जुड़ी जानकारी है, उसके पास कुछ जानकारी हम वहां से लेकर आएंगे, अमेरिका से जानकारी जुटाएंगे, लेटर रोगेटरी भेज करके जानकारी जुटाएंगे। सब कहा कि ठीक है, हो गया, खत्म करो अब। इस बीच में सीबीआई पर बहुत सारे सवाल उठे। अच्छा, इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई, यूपीए सरकार भी आई, कहते हैं कि सीबीआई सरकार के आदेश पर चलती है। इस पूरे केस में 250 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो गया। 1450 करोड़ में तो 400 तोप आई थी, और 250 करोड़ जांच में खर्च हो गए। अपील के अंदर इतनी देरी हो गई। जब अपील, कहते हैं ना कि न्याय में देरी अन्याय के समान ही होती है, तो कुल मिलाकर इसमें न्याय में देरी हुई और आरोप साबित सीबीआई फाइनली कर नहीं पाई। खैर, इस बीच में जो होवित्जर तोप है, बोफोर्स द्वारा बनी हुई जो तोप है, उसका इस्तेमाल कारगिल युद्ध के दौरान हुआ और उसमें भारत ने बड़ी जीत हासिल की। यह अपने आप में बोफोर्स की उपलब्धि थी। डील तो यह थी कि बोफोर्स भारत के अंदर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, लेकिन जिस तरह से भारत में केस चल रहे थे, बोफोर्स ने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। इसके चलते भारत में लंबे समय तक अत्याधुनिक जो तोपें थी वो नहीं आ पाई। फिर 2016 में अमेरिका से 145M अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप खरीदने का फिर प्लान हुआ, $750 मिलियन के अंदर। लंबे समय तक भारत को इन्हीं तोपों के सहारे चलता रहना पड़ा। तो कुल मिलाकर के बोफोर्स कंपनी का स्वरूप बदल गया, सारी चीजें हो गई। आज स्थिति क्या है? आज केस रद्द हो चुका है। तो आज इस केस के अंदर किसी को कोई सजा मिली? आंसर है नहीं। 40 साल के अंदर सरकारें जरूर गिर गई, सरकार गिर गई, सरकारें बदल गई, फिर से यूपीए सरकार चली आई, कुल मिलाकर बोफोर्स भी काम में आई, लेकिन आज ये केस बंद हो गया। इसके लिए एक पंक्ति जो आपके दिमाग में इस सारी बात को सुनकर आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।